स्वागत है आपका एचजे एडुकेशन हिंदी में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग फेज में मैनेजर यह देखता है कि कोई भी काम किसके द्वारा किया जाएगा, काम करने का सीक्वेंस क्या होगा, काम किस तरह से किया जाएगा आदि। हम सब इस बात को जानते हैं कि काम एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे मैनेजर गाइड भी करता है। दूसरी तरह से अगर बोला जाए तो मैनेजर एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करता है कि कब, कैसे और कौन सा काम करना है। अब प्लानिंग ओवर हो जाने के बाद ऑर्गेनाइजिंग पिक्चर में आता है। ऑर्गेनाइजिंग वह प्रोसेस है जिसमें जॉब के बारे में विस्तार से बताया जाता है और काम पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन को लगाया जाता है ताकि गोल अचीव करने के लिए किया गया प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके। चलिए ऑर्गेनाइजिंग के कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं। पहला डेफिनेशन है स्टीफन रॉबिन्स एंड मैरी कुल्टर का। ऑर्गेनाइजिंग में यह तय किया जाता है कि कौन सा टास्क किया जाएगा, कौन उस टास्क को करेगा, टास्क को किस तरह से ग्रुप किया जाएगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा और कहाँ डिसीजन लिया जाएगा। मतलब कोई भी टास्क के चुनाव से लेकर के टास्क के बारे में रिपोर्टिंग तक ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। अगला डेफिनेशन है हेनरी फेयोल का। उनके डेफिनेशन के अनुसार बिजनेस में ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है बिजनेस के कामकाज के लिए सारे उपयोगी चीजों को प्रदान करना। कहने का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजिंग में बिजनेस के कामकाज से जुड़े सारी चीजों को अवेलेबल कराया जाता है। लुई एलन के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग वह प्रोसेस है जिसमें जिन कामों को करना होता है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन कामों को ग्रुप किया जाता है। मतलब एक जैसे कामों का एक ग्रुप बनाया जाता है। किसको कितना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना है यह भी तय किया जाता है और लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप पैटर्न एस्टेब्लिश किया जाता है जिससे सभी प्रभावी ढंग से काम कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग की सहायता से ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एक्टिविटीज को अरेंज किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक्टिविटीज को डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। चलिए एक एक कर उन स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि वह उन कार्यों को आइडेंटिफाई करे जो प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर उन प्लान्स की बात की जा रही है जिसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है। कार्यों के आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है ताकि एक ही काम को बार बार ना करना पड़े। जैसा कि प्रोडक्ट प्रमोशन के काम को एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग जैसे एक्टिविटीज में बांटा जा सकता है। काम को बांटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक व्यक्ति सारे कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज में माहिर होते हैं और उसी हिसाब से काम को बांटना सही रहता है ताकि कार्य एफिशिएंसी से पूरा हो सके। अगला पॉइंट है ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर। काम को डिटरमाइन करने के बाद उन्हें मैनेजेबल एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है। कहने का मतलब है कार्य को इस तरह के एक्टिविटीज में बांटा जाता है जिसे आसानी से मैनेज किया जा सके। एक तरह के एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है, मतलब एक तरह के एक्टिविटीज को एक ही ग्रुप में रखा जाता है और उससे संबंधित डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक तरह के एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे सारे सेल्स के एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप बनाकर सेल्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है। एक्टिविटीज को ग्रुप करने से यह फायदा हो जाता है कि एक काम को बार बार नहीं करना होता। अगला पॉइंट है अलॉटिंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। अलग अलग इंप्लॉइज को उनके स्किल, एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी के हिसाब से ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या किसी इंडिविजुअल इंप्लॉय को भी दिया जा सकता है। इंडिविजुअल या डिपार्टमेंट अपने काम संबंधित डिसीजंस को फ्रीली ले सके, इसके लिए उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी दी जाती है। इसके अलावा इंप्लॉयज को यह भी बताया जाता है कि उन्हें किससे ऑर्डर लेना है और अपने काम के प्रति वो किसको जवाबदेह हैं, यानी अकाउंटेबल हैं। वर्क एलोकेट करते समय वर्कर्स के एबिलिटी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ हायरार्की। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज देने के बाद
हायरार्की का गठन किया जाता है। हायरार्की क्रिएट करने का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को उनके अधिकार के हिसाब से रैंक करना। कुछ एम्प्लॉइज सीनियर का रैंक पाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट के हिसाब से जाने जाते हैं। किसी भी काम में प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत हो तो वह काम के सही होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो इस प्रोसेस को सही तरह से पूरा करने में हेल्प करते हैं। चलिए एक एक कर ऑर्गेनाइजिंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव्स साफ शब्दों में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इतना ही नहीं, इन तीनों के ऑब्जेक्टिव्स में एकता भी होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। इसी एकता की वजह से इंडिविजुअल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में हेल्प करती हैं। दूसरा प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखकर ही उसे काम देना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि सही व्यक्ति को सही काम पर लगाया जाए। इससे होगा यह कि एम्प्लॉय के कौशल यानी स्किल का उपयोग अच्छी तरह से हो पाएगा और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी भी एम्प्लॉय को काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो उसे उससे रिलेटेड अथॉरिटी यानी अधिकार भी देना चाहिए। दूसरे शब्दों में एम्प्लॉय का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैच होना चाहिए ताकि कार्य स्मूथली पूरा हो सके। एम्प्लॉय के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने काम से जुड़े डिसीजंस को ले सके। बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक प्लान और एक बॉस होना चाहिए। यदि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक से अधिक बॉस या एक से अधिक प्लान होगा तो इससे कंफ्यूजन, तकरार, कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला प्रिंसिपल हुआ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज के बीच प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि कार्य एफिशिएंसी से पूरा हो सके। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम एफिशिएंसी से पूरा करना चाहिए। वह जो भी एक्टिविटी करे उसे एफिशिएंटली पूरा करे। जब कोई भी एक्टिविटी कम खर्च में अपने टारगेट को अचीव करेगा तभी उस एक्टिविटी को हम लोग एफिशिएंट कहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का सही तरह से उपयोग कर एफिशिएंसी अचीव कर सकती है। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन कमांड। इस प्रिंसिपल के अनुसार सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर यानी बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए और एक ही बॉस को सबऑर्डिनेट अपने काम का रिपोर्टिंग, काम का प्रोग्रेस और अपने परफॉर्मेंस से जुड़े जानकारी सबमिट करे। अगर अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर एक से अधिक लोगों को काम के बारे में रिपोर्टिंग करना पड़े तो कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर एक से अधिक लोगों को काम के बारे में रिपोर्टिंग करना पड़े तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अगले प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करेगा, इसका पता स्पैन ऑफ कंट्रोल से चलता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा वाइड या नैरो नहीं होना चाहिए। सुपीरियर के एबिलिटी के अनुसार ही सबऑर्डिनेट की संख्या तय की जानी चाहिए ताकि सबऑर्डिनेट और उनके काम का मैनेजमेंट सही तरह से किया जा सके। अब अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से हमारा मतलब है सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे होगा यह कि काम से जुड़ी सारी बातें आसानी से अवेलेबल हुआ करेंगी और इससे आवश्यक डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। यह मैनेजर का काम होता है कि वह देखे कि सारे सबऑर्डिनेट को काम इक्वल रूप से मिले। इतना ही नहीं, वह यह भी सुनिश्चित करे कि अलग अलग कार्यों में उसके इम्पोर्टेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से संसाधन एलोकेट किया जा सके। प्रॉपर बैलेंस होने से एम्प्लॉय का एबिलिटी और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेहतर तरह से हो पाएगा और कन्फ्लिक्ट होने के चांस भी कम जाएंगे। अगला प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का वातावरण बदलते रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह अपना स्ट्रक्चर को बनाना होगा जिससे वह बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढाल सके।
इससे ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में आने वाले बदलाव के लिए तैयार हो जाती है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी की ओर चलते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा उतना टफ हो जाता है उसे मैनेज करना।